बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी हो, करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का धन झेल रहे हों, महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी हो, किसानों को दोगुना लाभ दिलाने का वादा करने वाले किसानों को दोगुना लाभ दिलाना तो बहुत दूर, आज उन पर एमएसपी के नाम पर लाठियां भाज रहे हों, रास्ते में कील कांटे बिछा रहे हों, ड्रोन से उन पर आंसू गैस छोड़ रहे हों, रबर की बुलेट चलाई जा रही हो, दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा हो। लोकतंत्र के नाम पर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारी प्राथमिकता होगी भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। समाजवादी पार्टी में था तो भी मैं इंडिया अलायंस में था, आज समाजवादी पार्टी से बाहर हूं तो भी मैं इंडिया अलायंस में हूं। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारे पुराने मिशनरी कार्यकर्ता साथी जो लंबे अरसे तक बहुजन समाज पार्टी में पदाधिकारी भी रहे हैं, श्री सुभाष चंद्र लहरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। श्री सुभाष चंद्र लहरी जी हमारे दलित समाज से ताल्लुकात रखते हैं, लंबे अरसे तक बहुजन समाज पार्टी के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं और आज जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की बात को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी आगे आई है, तो उन्होंने पूरा अपना योगदान संगठन को समर्पित करते हुए एक संकल्प लिया और उनके मिशनरी साथी होने तथा सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित होने के नाते मैंने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का उन्हें प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है, जिसका कि आज की बैठक में सर्वसम्मत से लोगों ने न केवल अपनी सहमति दी बल्कि गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत भी किया। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी में बामसिफ के तर्ज पर यहां पर राष्ट्रीय शोषित बुद्धिजीवी संघ का भी गठन किया गया, जिसमें हमारे बुद्धिजीवी संवर्ग के लोग रहेंगे। मुख्यतः उसमें रिटायर्ड अधिकारी, रिटायर्ड कर्मचारी, वर्तमान में अधिकारी, वर्तमान में कर्मचारी के पदों पर काम कर रहे सरकारी क्षेत्र के कर्मी रहेंगे, जो या तो पूर्व में रह चुके हैं या वर्तमान में हैं। जिस प्रकार से पहले बहुजन समाज पार्टी में बामसिफ के माध्यम से कार्यकर्ताओं को कैडर दिया जाता था, उसी प्रकार से इस उप संगठन के माध्यम से हम अपने राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैडर देने का काम करेंगे, जिसमें हमारे एक बहुत ही पुराने और वरिष्ठ अनुभवी बामसिफ के साथी, जिन्हें मानवर कांशीराम साहब के साथ भी काम करने का अवसर मिल चुका है, लंबे अरसे तक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम जी के सहयोगी रहे हैं। ऐसे अनुभवी साथी विनोद मिलिंद जी को इसका राष्ट्रीय शोषित बुद्धिजीवी संघ का मुख्य प्रेरक मनोनीत किया गया है और उनके सहयोगी के रूप में श्री श्यामलाल गौतम जी को सह मुख्य प्रेरक की जिम्मेदारी
सौंपी गई है। आज के बाद जल्दी ही हम जहां अपने राष्ट्रीय कार्य समिति का विस्तार करेंगे, वहीं पर प्रदेश में भिन्न भिन्न चरणों में जोन कोऑर्डिनेटर, मंडल कोऑर्डिनेटर, उसके बाद जिला संगठन के रूप में विस्तार करेंगे, जिसमें जोनल कोऑर्डिनेटर और मंडल कोऑर्डिनेटर मिलकर के जिला इकाई के गठन की कार्यवाही को पूरा करेगा। और साथ ही साथ हमारी कोशिश होगी कि संगठन में बहुजन समाज की सूरत दिखाई पड़नी चाहिए, यानी आदिवासी, दलित, पिछड़े, वंचित, उपेक्षित, महिलाएं, आप सभी का प्रतिनिधित्व समुचित हो, अल्पसंख्यकों को भी समुचित हिस्सेदारी हो। इस बात को ध्यान में रख करके संगठन बनाया जाएगा। जैसा कि मानवर कांशीराम जी ने एक बहुत पहले नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उसी फार्मूले पर राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी भी आगे चलेगी। क्योंकि मानवर कांशीराम के इस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को के ठहराव में काफी लंबा समय बीत गया, क्योंकि हम लोग कभी मानवर कांशीराम जी के नेतृत्व में मिशनरी कार्यकर्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी में काम करते रहे हैं। तो उसको देखते हुए हम सभी लोगों ने जो भी कभी बहुजन समाज पार्टी में किसी भी पदाधिकारी के रूप में रहा, किसी भी कार्यकर्ता के रूप में रहा, किसी भी संगठन के जिम्मेदार पदों पर रहा है, उन सबको इकट्ठा करके मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। हम समझते हैं कि बीच में जो ठहराव आया उस कमी को जल्दी दूर करेंगे और साथ ही साथ मानवर कांशीराम के उस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को, जिसको मान्या बहन जी ने नारा देकर के कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी करके मानवर कांशीराम के मुख्य नारे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी जितनी भागीदारी की दिशा मोड़ दी थी, हम उस पुराने रास्ते पर चलते हुए इस वंचित, उपेक्षित बहुजन समाज को सशक्त, मजबूत बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सर, 2024 में आप लोग किसको सपोर्ट करेंगे? इंडिया गठबंधन या एनडीए या मायावती जी की पार्टी? क्योंकि आप लोग का दल तो अभी नया है। देखिए, कुल मिलाकर के हमने जिस दिन पार्टी और उसका झंडा लॉन्च किया था तारकटोरा स्टेडियम दिल्ली में, उसी दिन मैंने सार्वजनिक रूप से आप सभी मीडिया साथियों के सामने इस बात को स्वीकार किया था कि चूंकि वर्तमान में इंडिया अलायंस इस देश की आवश्यकता है। ऐसी हालात में जब देश में बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी हो, करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का धन झेल रहे हों, महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी हो, किसानों को दोगुना लाभ दिलाने का वादा करने वाले किसानों को दोगुना लाभ दिलाना तो बहुत दूर, आज उन पर एमएसपी के नाम पर लाठियां भाज रहे हों, रास्ते में कील कांटे बिछा रहे हों, ड्रोन से उन पर आंसू गैस छोड़ रहे हों, रबर की बुलेट चलाई जा रही हो, दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा हो, वहीं पर दूसरी ओर लघु एवं मध्यम व्यापारियों को भी आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए पहले जीएसटी के माध्यम से उनका धनादोहन किया गया। अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर उनकी भी पूरी कमर तोड़ने की तैयारी कर ली गई है। इसी को देखते हुए कि आज जिस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक
मूल्यों की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र के नाम पर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसको देखते हुए आप देश भी खतरे में है, वहीं दूसरी ओर संविधान भी खतरे में है, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्देश के क्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को दिया गया आरक्षण आज शून्य और निष्प्रभावी किया जा रहा है। यहां तक कि जातिवार गणना की मांग की अनदेखी की जा रही है। जब पिछड़ों की बात आएगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी दुहाई देंगे कि हम भी पिछड़े हैं, और अभी पार्लियामेंट में भी उन्होंने इस बात को दोहराया था कि विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ता कि सबसे पिछड़ा यहां पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। जब अपने स्वार्थ की बात आती है तो माननीय प्रधानमंत्री पिछड़े हो जाते हैं, लेकिन जब देश के वंचित, उपेक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के हितों की बात आती है, तब वो कहते हैं हम पिछड़ा में विश्वास नहीं करते, हम गरीब में विश्वास करते हैं। अब उनकी नजर में शायद अदानी और अंबानी गरीब हैं, इसीलिए उन पर वो ज्यादा मेहरबान हैं। देश की तमाम शारीरिक, तमाम सरकारी संपत्तियां जो अभी तक लाभ के उपक्रम रहे हैं, एक एक करके उनको अदानी और अंबानी के हाथों में सौंपते जा रहे हैं। देश के सभी बंदरगाह, सभी एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था अदानी अंबानी के हवाले करके ये साबित करना चाहते हैं कि आज केवल देश में 2 पूंजीपति हैं और वही सबसे गरीब हैं, और इसीलिए देश की सारी संपत्तियां उनको परोस रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप देश भी खतरे में है, क्योंकि देश की राष्ट्रीय संपत्तियां बेची जा रही हैं। संविधान भी खतरे में है, क्योंकि आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोकतंत्र भी खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इसलिए इसको देखते हुए आज इंडिया अलायंस इस देश की जरूरत बन गई है। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी यद्यपि अभी नवगठित, नवसृजित पार्टी है, इसलिए हम बिना शर्त इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगे। अगर वो अलायंस में हिस्सेदार बनाते हैं तो भी, नहीं बनाते तो भी हमारी प्राथमिकता होगी भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। तो इंडिया गठबंधन के साथी तो आप पहले से थे, क्या आपकी आवश्यकता के अनुरूप काम नहीं हो रहा था? क्योंकि तमाम आरोप आपने लगाए थे जब इस्तीफा दिया था समाजवादी पार्टी पर। हालांकि अब आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व में सपा भी है गठबंधन में, तो अब कैसे तालमेल खाएगा अगर इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? देखिए, हमने पहले भी कहा था, समाजवादी पार्टी में था तो भी मैं इंडिया अलायंस में था। आज समाजवादी पार्टी से बाहर हूं तो भी मैं इंडिया अलायंस में हूं। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर मैंने जो आरोप लगाया वो आरोप भी सिद्ध हो गया। जिन पर समाजवादी पार्टी को बहुत गुमान था, बड़ा घमंड था, वो एक नहीं 6 लोग इकट्ठे समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट दे करके अपने असली चेहरे को उजागर कर दिए हैं। हम उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। जो कल तक समाजवादी पार्टी का मेरे द्वारा किए जा रहे जनाधार बढ़ाने के प्रयास का विरोध कर रहे थे, वही आज भारतीय जनता पार्टी की झोली पहुंच गए हैं। मेरा यही आरोप था कि समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे विधायक, पदाधिकारी और मीडिया प्रभारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मेरा आरोप 100% उस दिन सही हो गया जिस दिन राज्यसभा के चुनाव में उनके चेहरे पे नकाब हुआ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।